जब मुख्यधारा की मीडिया हेट स्पीच पर चुटकी लेते हुए देखी जाए, वो जनता को ये ना बताए कि हेट स्पीच से लोगों के दिलो दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो जनता को ये ना बताए कि किस तरह से हेट स्पीच से लोगों को आक्रोशित करके उनके वोट बैंक पर डाका डाला जाता है। हेट स्पीच से किस तरह से लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जाता है। जब मुख्यधारा की मीडिया ये ना बताए कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों चिंतित है, जब मुख्यधारा की मीडिया ये ना बताए लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई शिकायत ना भी हुई हो तो प्रशासन को कार्यवाही करनी ही होगी हेट स्पीच के मुद्दे पर, तो आप समझ जाइए कि आप गोदी मीडिया देख रहे हैं। जय हिंद, मैं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उड़ता तीर। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद में लगभग सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हो चुकी हैं, एक्टिव हो चुकी हैं। लेकिन आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ पे 2 चरणों पर चुनाव है। पहले चरण पे नेता आपके चरणों पे होंगे और दूसरे चरण पे आप नेताओं के चरणों पे। तो कहीं आपको नेताओं की चरणवंदना ना करनी पड़े, इसलिए अपने प्रत्याशी का चयन सही करें। जाति, धर्म, पैसे और दारू के नाम पर वोट ना बांटे और सही खबरों को देखने के लिए, गोदी मीडिया से बचने के लिए आप हमारे चैनल अब तक भारत को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे पूरा देखें, जिससे सच्चाई हम आपके सामने लाते रहें और सच्चाई से आपको रूबरू कराते रहें। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों को भी इस विधानसभा चुनाव पे उतार दिया गया है। ये केंद्रीय मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र से हटकर दूसरे विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ेंगे और जिसका कहीं ना कहीं विरोध होने लगा है और यह विरोध वहां की जनता और वहां के भाजपा के कार्यकर्ता ही करने लगे हैं। उनका कहना है कि क्या इस क्षेत्र में कोई योग्य प्रत्याशी नहीं है जो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ सके और हमारी समस्याओं को सुन सके। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसे हम जानते हो और वो हमें अच्छी तरह से जानता हो और हमारी समस्याओं से रूबरू हो चुका हो। लेकिन जब मीडिया के द्वारा इसी घरेलू और बाहरी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से सवाल पूछा जाता है कि वहां की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं कि आप तो पैराशूट प्रत्याशी हैं, तो वो बिफर पड़ती हैं और सीधे सीधे बोल देती है कि कांग्रेस पहले सोनिया गांधी को देश से धक्के मारकर बाहर भगाए। इस शब्द को समझिएगा, कांग्रेस सोनिया गांधी को देश से धक्के मारकर भगाए। इसके बाद मेरे बारे में बात करें। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी आपको जब कभी बाहरी बताते हैं तो इस पर वो बोलती हैं कि वो उनका गुस्सा है, वो हमारे पास वापस आ जाएंगी। अब बात करते हैं हेट स्पीच की, जिसके लिए हम ये खबर को बना रहे हैं, जिसके लिए हम इस खबर को आपको दिखा रहे हैं, जो अभी तक किसी भी मीडिया ने ये सवाल मंत्री से नहीं पूछा है और ना ही उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर हेट स्पीच क्यों। उसके पीछे के पहलुओं को भी मैं आपको बता देता हूं। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का हमेशा विवादों से ही गहरा नाता रहा है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले बलरामपुर में भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री लापता हैं, उन्हें ढूंढ कर लाने पे इनाम दिया जाएगा। अब समझिए, जब भाजपा के ही लोग अपने मंत्री को नहीं खोज पा रहे हैं तो जिस क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री लड़ रही हैं तो वहां पर भी सवाल टूटता है ना। अब ये सवाल कहाँ से गलत है भाई? जब आपके कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं कि आप लापता हैं तो ये सवाल तो जनकपुर और भरतपुर क्षेत्र की जनता तो आपसे पूछ ही सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ की जनता भी तो आशंकित होगी कि अगर आप अपने लोकसभा क्षेत्र पे नहीं पाई जाती हैं तो आप इतनी दूर से आके यहाँ पर चुनाव लड़ती हैं, तो क्या चुनाव आप जीतने के बाद उस क्षेत्र पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में वहां के जिला सीईओ और तहसीलदार को धमकाने वाला वीडियो भी आपको तो पता ही होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं तुम जैसे अधिकारियों को बेल्ट से मारना जानती हूं, बंद कमरे करके। और जिस समय रेणुका सिंह मंत्री थी राज्य सरकार में, उस समय भी समाज कल्याण के 1000 करोड़ के घोटाले में भी उनका नाम शामिल है। इस मामले पे 6 आईएएस सहित 12 अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हाई कोर्ट ने दिए थे। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील देवर्षि ठाकुर के मुताबिक वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने संयोजित रूप से इस घोटाले को अंजाम दिया था और भाजपा नेता रेणुका सिंह ने ही इस एनजीओ को बनाया था और अफसर ने पूरे प्लान तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया था। इसकी जांच अभी कहां पहुंची है और इस पर क्या फैसला आया है, इसके बारे पे हम अपनी अनभिज्ञता जारी करते हैं।
किसी भी उम्मीदवार का हक होता है कि वो अपनी बात लोगों के सामने रख सके। उसके दिल पे क्या है, वो समाज का उत्थान कैसे करेगा, समाज को आगे कैसे ले जाएगा, यह बताने का हक उसका बिल्कुल होता है। लेकिन जब बात हेट स्पीच पे आ जाए तो आपको जानना जरूरी है कि हेट स्पीच को क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर अपराध माना है और क्यों इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं होती है तो भी प्रशासन को इस पर एक्शन लेना है। सबसे पहले रेणुका सिंह का ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह बोलते हुए दिखाई दे रही हैं कि मैं जब मंडल अध्यक्ष थी तो मेरे ऊपर 12 केस थे। आप 56 इंच वाले मोदी जी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई पुलिस वाले अगर आपका रास्ता रोकते हैं तो आपको जो सीमा पार करनी है कीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, तो आपको जो सीमा पार करनी है कीजिए। मैं एक हाथ काट के दूसरे हाथ में देना जानती हूं। अगर कोई मेरी कार्यकर्ताओं की एक उंगली भी काटेगा तो हम उसका हाथ काट के उसके हाथ पे दे देंगे। वे उन्हीं 56 इंच वाले मोदी जी की बात कर रहे हैं जिनके डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में लड़कियों के साथ में सरेआम रेप कर दिया गया और उसका वीडियो पूरे देश ने देखा, विदेशों ने देखा। और इसके बाद भी 56 इंच वाले मोदी जी मणिपुर अभी तक नहीं जा सके। ये उन्हीं 56 इंच वाले मोदी जी की बात कर रहे हैं जिस देश में देश को गौरवान्वित करने वाले और देश को मेडल लाकर देने वाले हमारे देश के पहलवान महिलाएं धरने पे बैठ जाती हैं और यौन शोषण के खिलाफ, जिसमें उनका आरोप था कि एक सांसद ने उनके साथ में यौन शोषण किया है, आप अपराध दर्ज कीजिए। तो नतीजा क्या होता है कि सबसे पहले उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद जब ये मामला ज़्यादा बिगड़ता है तो उस पर FIR होती है और वो सांसद अभी भी बेल पे है। तब समझ जाइए कि 56 इंच वाले मोदी जी की बात कह रहे हैं वो किस तरह के कार्य करते हैं, तो शायद उनके मंत्री भी इसी तरह की बात करेंगे तो जरूर। अब समझिए, उनके मंत्री चुनाव पे आकर बोलते हैं कि आपको जो सीमा पार करनी है कर दीजिए, प्रशासन को हाथ में लेना है ले लीजिए, हम सब देख लेंगे। अब जनता को ये समझनी है कि ये किसे उकसा रही हैं, ये किसे बहका रही हैं, इससे फायदा किसका होना है। अगर आपका लड़का, आपके घर के सदस्य का कोई भी लड़का इस तरह की सीमा को लांघता है और किसी केस में फंस जाता है, किसी हत्या या अन्य केसों पर उसे फंसा दिया जाता है या उस सीमा को लांघ कर वो ऐसा कुछ कृत्य कर बैठता है, तो समझिए या हमें बताइए कि कौन सा मंत्री, कौन सा सिस्टम आपके साथ खड़ा होगा और कौन आपके दुख में शरीक होगा और कौन से मंत्री उनको बचाने के लिए आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये नेता आपको दंगाई बनाना चाहते हैं, ये नेता आपको हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडे में फंसाना चाहते हैं और ये नेता अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप एक कार्यकर्ता होने के नाते, आप एक जनता होने के नाते, आप एक समाज के सब इंसान होने के नाते सीमा को मत लांघिए, वरना आपके साथ कोई नहीं आएगा। और हम आपसे अपील भी करते हैं कि किसी भी तरह की हिंसा पे आप नेताओं का साथ ना दें। अब आप यह वीडियो देखिए जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के फेसबुक हैंडल से लिया गया है। यह वीडियो 17 अक्टूबर को पोस्ट किया गया है। बिरनपुर में लिंचिंग कर सनातनी हिंदू भुवनेश्वर को जिहादियों ने मौत के घाट उतार दिया। क्या कसूर था भुवनेश्वर का? क्या हिंदू होना उसका अपराध था? नहीं ना। लेकिन भूपेश सरकार के लिए भुवनेश्वर का हिंदू होना गुनाह था। तभी तो जिहादियों ने हत्या कर दी और भूपेश सरकार ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। आज भी हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, भुवनेश्वर के परिवार को धमकी दे रहे हैं। इसमें दो समुदायों के बीच में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, आप इसको सुन सकते हैं। किस तरह से हिंदू और मुस्लिम की बात करके लोगों को बहकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि सत्यता यह है कि आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा चुका है। इसमें एक खास समुदाय मुसलमान को जिहादी बोला जा रहा है, लेकिन कौन है जिहादी? कोई नहीं है जिहादी। हमारे देश में रहने वाला हर एक इंसान भारतीय है, उसकी नागरिकता भारतीय है। क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में रहने वाले जो भारतीय हैं वो जिहादी हैं?
अगर आपको ऐसा लगता है तो तुरंत ही उस व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दीजिए जिसमें इस तरह की मानसिकता आपके दिमाग पे बैठाई जा रही है। आपको समझना होगा कि इस तरह की मानसिकता फैलाई किसने, आपको समझना होगा कि इस तरह का डर आपके मन पे डाला किसने, आपको समझना होगा कि यह मानसिकता समाज में आई कैसे, आपको समझना होगा कि कुछ इसी तरह के भाषण वहाँ भी दिए गए होंगे जिसमें बात कही गई होगी कि हद पार कर दो। आपको समझना होगा कि जिस साजा में भुवनेश्वर की हत्या हुई वो भी किसी माँ का लाल रहा होगा, वो भी किसी पिता के आंखों का तारा रहा होगा। न जाने कितने ही भुवनेश्वर, आमिर, सलमान, आकाश जैसे युवा इस समाज पे हैं जिनके अंदर पे ये जहर बो दिया गया है, वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन समझना ये होगा कि उनके अंदर ये जहर डाला किसने। अभी एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत यहाँ के चुनाव आयोग से की है। इस शिकायत पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है यह तो चुनाव आयोग ही बताएगा। लेकिन अगर आप हमारी पत्रिका मनतंत्र पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता भी खतरे पे दिखाई देती है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की संयुक्त बेंच ने एक सुनवाई में कहा था कि हेट स्पीच देश के ताने बाने को तोड़ने का काम करती है। यह एक गंभीर अपराध है और भारतीय लोकतंत्र के दिल और लोगों की गरिमा को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जस्टिस जोसेफ ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी संस्था से संबंध रखता है। हम जनता की भलाई के लिए यह फैसला ले रहे हैं कि हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अगर कोई शिकायत नहीं आती है तो भी प्रशासन को मामला दर्ज करना ही होगा। अगर कोई प्रशासन या प्रशासनिक अमला ऐसा नहीं करता है तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। तो इस तरह से जब छत्तीसगढ़ पे चुनाव का सवाब भी पूरी तरह से अभी रंग पे नहीं आया है और इसी बीच पे बीजेपी नेताओं के द्वारा लगातार हेट स्पीच के मामले जो सामने आ रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि वो आपको किस दिशा पे ले जाकर आपके वोट को किस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल आपका भी बनता है कि आप जनता के तौर पर पूछे कि आप मुद्दे के बात क्यों नहीं करते हैं, आप हमारे विकास की बात क्यों नहीं करते हैं, आप विकास की बात क्यों नहीं करते हैं और आप महंगाई बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं। आप बताइए कि हमें उससे निजात कब मिलेगी। इस तरह का हेट स्पीच का मामला आना बताता है कि नेता कितने अति महत्वाकांक्षी हो चुके हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आम जनता को किसी भी भट्टे पे डाल सकते हैं। जय हिंद।